online and present in this hall that we are going to launch insulin resistance course this evening. This course comprises of 8 to 12 modules. Probably tentatively we have decided to finish it within maximum 12 modules. I just share the outline of this course with you in a short while. And at the end of the course, you would be able to learn these things. We are going to touch insulin resistance from basics to advance. ये बेसिक नहीं है, बेसिक से हम चलते हुए एडवांस पे जाएंगे, तो ये सिर्फ यही तक हम महदूद नहीं रखेंगे आपको। और जो हमारी जो हमने 12 मंथ में जो हमने जो कोर्स आउटलाइन बनाई है वो ये है कि हम आपको बेसिक थीम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस बताएंगे जी, वो कैसे होता है, किस तरह से क्लिनिकली और लैब डायग्नोसिस किस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की होती है, शक्ल देख के आप बता देंगे ये बंदा इंसुलिन रेजिस्टेंट है। Diseases tied to insulin resistance. Diseases which as many as 70% of the healthcare budget they are tied to insulin resistance. Diabetes, hypertension, dyslipidemia, chronic vascular disease (CVD), non-alcoholic fatty liver disease, cancer, dementia, polycystic ovary disease. These are the 8 diseases which are named diseases, but they are not the diseases, they are not the actual diseases. Basically, they are the symptoms of the diseases, and one underlying basic defect is insulin resistance. So when you learn about insulin resistance, you would be taking care of all these 8 major complications or major symptoms of one underlying cause, that is insulin resistance. Then we will be talking about fat metabolism and role of statins and other lipid lowering drugs. We would be talking on fructose metabolism, why it is important we will see in a short while. Obesity पे बात होगी जी, best way to feed your children. हमारे पास माएँ आती हैं, वो कहते हैं जी बच्चे को फिर मैं दूँ क्या। डॉक्टर साहब आपने कहा था बच्चे को बोतलें नहीं पिलानी, अब मैंने ये किया है कि मैंने इसका नाश्ता बड़ा ही हेल्दी कर दिया है। मैं अब इसको बोतल नहीं पिलाती, सुबह उठते ही मैं 6 माल्टों का जूस निकालती हूँ और बच्चे को जूस पिला के भेजती हूँ। बिलीव मी, दिस इज़ मोर हार्मफुल दैन द सोडा। तो हम आपको ये बताएंगे कि आपने एटलीस्ट अपने बच्चों को क्या खिलाना है और क्या रॉन्ग है कि जिसकी वजह से आज हमें 7 से 8 साल का बच्चा टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ मिल रहा है। The diseases of the adults we are seeing now in our children, they were not known before early 90s or late 90s. 90 से पहले ये diseases बच्चों में नहीं थी। Non-alcoholic fatty liver disease is a disease of the adults, not the disease of the children. But now 25% of the world population of children less than 18, they are suffering with non-alcoholic fatty liver disease. नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का जब नाम आता है, ये हमने नाम दिया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, लेकिन 1980-85 की उस दिहाई में जब भी कोई बंदा फैटी लिवर डिजीज़ के साथ आता था तो ये श्योर होता था कि ये अल्कोहलिक है, मुमकिन नहीं है कि ये अल्कोहल ना लेता हो। और फिर हम आपसे एंड पे इंटरमिटेंट फास्टिंग और विद डिफरेंट कंपैरिजंस हैं जो डाइट्स के आजकल, कीटो डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, लो कार्ब डाइट और वेजिटेरियन डाइट, इसके ऊपर हम आपको इसका तकाबली जायज़ा हम आपको बताएंगे कि विच वे यू वांट टू गो और विच वे यू शुड गो। तो ये हमारा कोर्स आउटलाइन है और ये जो कुछ भी हम इसमें पढ़ाने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दिस हैज़ नेवर बीन टच्ड बिफोर। शुक्रिया सर, शाजी शुक्रिया। Without moving, before moving to the insulin resistance, जब मैं इंसुलिन का नाम लेता हूं तो आपके ज़हन में सबसे पहली बात क्या आती है? पैंक्रियाज जी, वहां से इंसुलिन के, वेरी गुड। पहला काम ये कि पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग एक ऑर्गन है, ठीक हो गया जी। और क्या आता है ज़हन में इंसुलिन के साथ? कि इसने ग्लूकोज कंट्रोल करना है। दूसरी बात ये आती है, ठीक है जी, एक तो ये कि पैंक्रियाज से निकलती है और इसने ग्लूकोज कंट्रोल करना है। और कोई बात इंसुलिन इसके अलावा और कोई ज़हन में बात आती हो जी?
hypertriglyceridemia है या hypertriglyceridemia है, हाँ। that is also controlled with दैट इज आल्सो, controlled by insulin. बिल्कुल तीसरा हो गया। और कोई बात ज़हन में? इंसुलिन इज अ हार्मोन ऑब्वियस। Insulin that इंसुलिन रुकेगा बीटा सेल आम कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक दफा इंसुलिन शुरू हो गई हाँ तो दोबारा फिर कोई और चीज कंट्रोल हाँ जी, कॉन्सेप्ट यही है, ये कॉन्सेप्ट है जी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, रादर इट्स अ मिस कॉन्सेप्ट। चले अच्छा, अब हम ये है, इट इज ट्रू दैट इंसुलिन कंट्रोल्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट इज ट्रू। It is true that many of the type 2 diabetics and all of the type 1 diabetics, they take insulin. It is true. Insulin is a diabetes hormone as told by American Diabetes Association. This is wrong. Insulin is not only involved in the glucose control, but it has to do lot of more important things than the glucose control in the body. आपके सर से लेके पांव तक 10 ट्रिलियन सेल्स हैं एक एवरेज पर्सन के अंदर, 10 ट्रिलियन सेल्स, एंड एवरी सेल, virtually every cell in the body has insulin receptor, every cell. So you can well imagine how much important function this insulin carries with it. Blood glucose lowering, it is the most famous action but not the most important. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फेमस है, जैसे भी आपने कहा। डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस टू डिफरेंट सेल्स फ्रॉम हेड टू टू, जैसे मैंने बात की, हर एक सेल को एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मिलेगी इंसुलिन से। इट इज अ एनर्जी स्टोरेज हार्मोन। थीमेटिक इफेक्ट, थीम क्या है इंसुलिन का, कि वट एवर इज सरप्लस इन योर बॉडी और सर्कुलेशन, इसने स्टोर करना है। इंसुलिन इज अ स्टोरेज हार्मोन। इसने जो चीज है उसको पकड़ के सेल के अंदर स्टोर करना है। दिस इज अ स्टोरेज हार्मोन। और फैट स्टोरेज हार्मोन, जैसे अभी आसिफ साहब ने कहा, ये फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ना सिर्फ ये इंसुलिन को शुगर को कान से पकड़ के सेल में ले जाती है, बल्कि जो सरप्लस फैट है उसको भी कान से पकड़ के आपके फैट सेल्स के अंदर ले जाती है और वहाँ जाके स्टोर कर देती है। जो कुछ इसको मिलेगा सरप्लस इन द बॉडी विच इज़ नॉट नीडेड आफ्टर योर डेली नीड्स ऑफ द बॉडी, तो इसको पकड़ के स्टोर कर देगी जी। And most importantly, this is also involved in the production of your sex hormones. All estrogens were estrogens, पहले क्या थे सारे? All estrogens come from testosterone. They were all testosterone. ठीक है? और वहाँ से सारी आगे जब हार्मोनल कैस्केड अभी हम देखेंगे आगे शुरू होगा, तो इससे ही पता चलेगा कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। for the production of estrogen. जी One सर। from the ovary and second is from the suprarenal glands. जी आ रहे हैं उधर आते हैं। हाँ। लेकिन अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि काम क्या हो रहा है, अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। ये एक पेपर है जी जो कि 2018 में आया था अमेरिका में, और इसने कहा 88% ऑफ द यूएस एडल्ट्स आर मेटाबॉलिकली अनफिट। 88% अमेरिका के लोग अनफिट हैं मेटाबॉलिकली। और सर्वे इन्होंने कहां से शुरू किया था? 2009 से लेकर 2016 तक नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एग्जामिनेशन, ये गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने किया था। और पता चला कि हमारे 88% जो यूएस एडल्ट्स थे वो मेटाबॉलिकली अनफिट थे। उन्होंने किस पैरामीटर पे? ये 5 पैरामीटर्स थे जिनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये फैसला किया कि 88% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज मेटाबॉलिकली अनफिट। हाई वेस्ट सर्कमफ्रेंस फ्रॉम द नॉर्मल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ग्लूकोज, हाई ट्राइग्लिसराइड्स एंड लो HDL। ये 5 मेटाबॉलिक पैरामीटर्स के ऊपर जब आबादी को टेस्ट किया गया तो पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। तो पीछे बचे सिर्फ 12% जो कि इस पैरामीटर पे पूरे उतरते हैं। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे इतनी ऑर्गेनाइजेशन ये सारा कुछ है कि वहाँ पे सिर्फ 12% लोग मेटाबॉलिक एक्टिव हैं, तो यू कैन वेल इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज एंड द रिजल्ट्स इन पाकिस्तान। ठीक हो गया जी।
ये 5 पैरामीटर ही क्यों सिलेक्ट किए गए? ये इसलिए सिलेक्ट किए गए कि ये वो बंदा है जीनियस प्रोफेसर जी राल्ड रेवन, जिसने 1999 में 1989 में पहली दफ़ा मेटाबॉलिक सिंड्रोम या इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम या सिंड्रोम एक्स उस वक्त इसको कहते थे, इस बंदे ने ये नाम दिया था, जिराल्ड रेवन। ये अमेरिका का प्रोफेसर है। जिराल्ड रेवन ही वो बंदा है जिसने 1989 में ये बात बताई थी कि अगर दुनिया में 100 लोग डायबिटीज़ के हैं तो उसमें से सिर्फ 8 लोगों को इंसुलिन चाहिए इलाज के लिए, और वो 8 लोग टाइप 1 वाले होते हैं। ये बात 1999 में जॉन रीवन ने बताई थी, जिराल्ड रेवन ने। फॉलो माई पॉइंट कि सिर्फ 8% लोगों को इंसुलिन से ट्रीट करना है डायबिटीज़ के, और वो टाइप 1 वाले होंगे। अब सवाल ये है कि जब ये बात 1989 में हुई तो ये गई किधर? द बिग फार्मा केम इनटू एक्शन, और ये सारी बातें उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। और हमें इस बंदे ने जब इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम लिया 89 में, तो उन्होंने सारी पैराडाइम शिफ्ट करके लो कोलेस्ट्रॉल पे डाल दी। 1989 के अंदर ही उन्होंने कहा कि जनाब हमने जो सर्वे किया है ना, एंसल कीज़ नाम का एक बंदा था, ये हिस्ट्री है आपको मज़े की लगेगी। एंसल कीज़ नाम का एक बंदा था जो कि डेमोग्राफिक और फिजियोलॉजी का प्रोफेसर था, तो उसको उस वक़्त था गालिबन अमेरिका का सदर बुश था या नहीं 88 89 80s में कौन था? जिमी कार्टर नहीं, बहरहाल छोड़ें जो भी था। उसने कहा कि यार मुझे ये बताओ कि ये इतनी ज़्यादा अमेरिका के अंदर हार्ट डिजीज़ बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? वो बंदा फिजियोलॉजी का प्रोफेसर था, उसने 7 कंट्री स्टडी की, एक 7 कंट्रीज़ का उसने डाटा उठाया। उसने कहा जी कि हमें पता चला कि हार्ट डिजीज़ क्यों हो रही है, ये तो सारी फ़ैट खाने से हो रही है। तो लोग इतनी ज़्यादा फ़ैट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उनकी आर्टरीज क्लॉग हो रही हैं। वहाँ से वी पुट ऑल आर एग्स इन दैट सिंगल बास्केट, और हमने वहाँ पे सोच लिया कि फ़ैट नहीं खानी। और यही कॉन्सेप्ट आज तक भी रही जाए हमारे यहाँ, ख़ास तौर पे कार्डियोलॉजी क्लिनिक से पेशेंट को फ़ैट बंद कर दी जाती है। जब फ़ैट की बस पे हम चढ़ गए और लिपिटोर मार्केट में आ गई, 1989 में ही पहली लोवास्टैटिन मार्केट में आती है, 1989 में 87-89 में पहली जब दवा आ गई, उधर से उन्होंने बता दिया जी कि कोलेस्ट्रॉल। तो जब दवा आ गई तो फार्मास्यूटिकल कंपनी इन एक्शन, उन्होंने फिर आपको स्टैटिन की बस पे चढ़ा दिया, और हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस को दाएं बाएं कर दिया, और प्रोफेसर जिराल्ड रेवन अपने नज़रियात के साथ दफन हो गए, और लिपिटोर दुनिया में छा गई। और इस वक्त लिपिटोर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टॉप मतलब नंबर 1 मेडिसिन है इन जनरेटिंग द रेवेन्यू इन द फार्मा हिस्ट्री। पूरी दुनिया की लिपिटोर, आज तक सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत जो है वो लिपिटोर है। ठीक हो गया जी। इस बंदे ने ये जो 5 पैरामीटर्स अब यूएस वालों ने उठाए, ये वही 5 पैरामीटर हैं जो डॉक्टर रीवन ने 1980 वही हैं। उसने मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा था, हम आज इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है जी, आज इसका मॉडर्न नाम इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम है। और उन्हीं 89 वाली बात ही अब उनको याद आई, तो पता चला यार वो बंदा दुरुस्त कहता था, तो अब इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम कहते हैं। अब व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, पहले तो हम ये समझ लें, सिंड्रोम पे बाद में आते हैं। होता क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम? अच्छा, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम आता है, जैसे भी आपके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है जब मैं कहता हूं इंसुलिन रेजिस्टेंस? हैं? हाँ, वो आगे उसको रेजिस्टेंस पेश आ रही है। ठीक है जी, इनफेक्टिव हो गई, यहां तक बात दुरुस्त है। और यही वो गलती है जो कि साल साल से दोहराई जा रही है। हमने सोच लिया कि इंसुलिन काम नहीं करती, इसलिए शुगर कंट्रोल नहीं हो रही।
मान लिया मान लेकिन वो काम नहीं कर रही, इंसुलिन मौजूद है, काम करने नहीं लगे। कर नहीं रहा, रेजिस्टेंस आ गई। दिस इज वन साइड ऑफ द क्वाइन। ये वो गलती थी जो कि आज तक भी दोहराई जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलवेज कम्स इन पेयर, ये जोड़े की शक्ल में आती है, टू साइड्स ऑफ द क्वाइन। उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। तो पहली बात जो आपने की, जो कि मोस्ट फैशनेबल है, अगर इंसुलिन काम नहीं कर रही, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है। ये सेल है, ये सेल के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर है। हम आप ही के उसके मुताबिक सिर्फ ग्लूकोज की अभी बात करते हैं, जो फेमस एक्शन है इंसुलिन का। इंसुलिन का मालिक्यूल चला और ये आके बाइंड किया सेल सरफेस के ऊपर जो इंसुलिन का रिसेप्टर था, बाइंड कर गया। जब इसने बाइंड किया तो सेल के अंदर एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स चला, मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस शुरू हुए। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपके घर के दरवाजे पे जब कोई नॉक करता है, ये नॉक की है इंसुलिन ने आके सेल के दरवाजे पे, आपके घर के दरवाजे पे जब कोई नॉक करता है तो घर के अंदर एक हलचल मचती है। अगर आपके घर में छोटा सा कुत्ता है ना, गैराज में बंधा हुआ, सबसे पहले वो भौंकना शुरू करेगा बेल बजते ही, डोर नॉक होते ही। उसके बाद अगर अंदर छोटे बच्चे हैं वो आपस में लड़ेंगे, भागेंगे कि जी मैंने दरवाजा खोलना है। बड़े जो हैं वो अलर्ट हो जाएंगे, अगर उन्होंने कैमरे लगाए देखेंगे यार दरवाजे पे कौन है। ठीक है जी। चौथा काम, जो आपका काम वाली पिछले सेन में काम कर रही थी, वो अलर्ट हो जाएगी कि बेल हुई है, बाजी ने मुझे कहना है कि जाके दरवाजा खोलो। एनालॉजीज के साथ चीजों को समझें। ठीक है जी, हो गया। कितने सारे काम हुए। आइए इन सब को कंबाइंड हम क्या देते हैं, सम एक्शन। तो घर के अंदर या सेल के अंदर एक एक्शन शुरू हो गया। जब ये एक्शन सारा हुआ, इस सारे कंबाइंड एक्शन से ग्लूकोज अंदर चला गया। समझ आई मेरी बात। उस सारे हंगामे को जो सेल के अंदर मचा घर की तरह, उसको एक्शन का नाम दे देते। ठीक हो गया, ग्लूकोज अंदर चला गया। तो ये अब पैसेज ऑफ टाइम, अब क्या हुआ कि यार अब ग्लूकोज नहीं अंदर जा रहा है, शुगर बढ़नी शुरू हो गई है। क्या हुआ है? हुआ ये है कि वो एक्शन वीक होना शुरू हो गया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अंदर से, या कमजोर रिस्पॉन्स आ रहा है। यहां तक तो वो आपकी बात जो आपने बात की है, साइड वन ऑफ द क्वाइन। ठीक है जी, ये इंसुलिन। अब जब काम नहीं हो रहा तो ये जो इंसुलिन है ना, ये जरा गुंडा टाइप हार्मोन है। वो कहता है मैं खड़काई जा रहा है, दरवाजा खोल ही कोई नहीं रहा। वो अपने कुछ और दोस्तों को बुलाएगा पीछे से, अब गौर कीजिए। उसने कहा ओ मेरे साथ दरवाजा नहीं खुल रहा। वो जो जेंटल नॉक हो रहा था, अब वो स्ट्रॉन्ग पॉन्डिंग में बदल गई, जोर जोर से टकाटक टकाटक जनाब। और ये दिस इज कॉल्ड हाइपर इंसुलिनीमिया। जहां एक मालिक्यूल था, अब 10 हो गए। इंसुलिन नेवर कम्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम्स अलोन विदाउट हाइपर इंसुलिनीमिया। ये वो दूसरा पार्ट है जिसको सारी जिंदगी हमने मिस किया, और सिर्फ ये सोचते रहे कि इंसुलिन का काम तो सिर्फ शुगर कंट्रोल करना है। दिस हाइपर इंसुलिनीमिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कार्डियो मेटाबॉलिक। ट्रांसपोर्टर है, सेल के अंदर होता है, वो भाग के सरफेस पे आएगा। ग्लूटाफोर को प्रोफेसर फैसल मसूद साहब कहते होते थे, ग्लूटाफोर एक बंबू है। बंबू क्या है? आपने देखा कभी आप बासमती लेने जाएं या कभी आप चिप्स की बोरियां खरीदने जाएं, बोरी पड़ी हुई है, आप कहते हैं यार मुझे चेक कराओ बासमती। एक लोहे का बंबू होता है जिसके आगे एक मुंह होता है, पीछे एक नाली होती है, वो ऐसे मारता है तो अंदर से चंद दाने उसके अंदर आ जाते हैं। ये फैसल मसूद साहब ने एनोलॉजी मुझे 2003 में सिखाई थी। ग्लूटाफोर का बंबू लगता है, ये बाहर है ना, इसको बोरी समझ लें, यहाँ पे ग्लूकोज भरा पड़ा है। ग्लूटाफोर का बंबू ऐसे घुसता है, उस बंबू में चंद दाने ग्लूकोज के अंदर चले जाते हैं। तो ग्लूटाफोर के बंबू से वो अंदर जाता है, जो कि ग्लूटाफोर इज द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। होप आई मेड योर पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं जी। और ये ग्लूकोज हमारा ज्यादा, बट ये ग्लूकोज किस कीमत में गया है? हाइपर। दो चीजें हैं पेयर। सम सेलुलर इवेंट्स फेल टू फुली रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन, जो आपने बात की थी, एंड ब्लड इंसुलिन लेवल इंक्रीजेस, जो दूसरी बात मैंने की है। यहां समझे, इंसुलिन भी नॉर्मल, ग्लूकोज भी नॉर्मल। विद द पैसेज ऑफ टाइम
ये इंसुलिन बढ़ जाती है, ग्लूकोज नॉर्मल रहता है। हमारा मरीज हमारे पास टेस्ट लेके आता है, हम कहते हैं यार तुम्हारी शुगर तो बड़ी अच्छी है, शाबाश, वेरी गुड। इसको नज़रअंदाज किया हुआ। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंसुलिन बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँची, वो कहती है मैं आगे किधर जाऊँ, तो फिर आपका ये ग्लूकोज भी बढ़ जाता है, आप डायबिटिक हो जाते हैं। हम डॉक्टरों ने सारी उम्र गलती ये की कि हमने इसका इंतज़ार किया कि ग्लूकोज हो जाए, पहले ये शुगर हो जाए, फिर हम दवा देंगे। हमने इसको टोटली नज़रअंदाज रखा कि उसको हाइपर इंसुलिनीमिया भी हो रहा है। हमारी आंखों के सामने हमारे मरीज़ का वज़न बढ़ा हुआ है, पेट तोंद उसकी निकली हुई है, वो छुप के बेचारा आराम से कानों में ये भी बता डॉक्टर साहब ईडी भी हो रहा है। बच्चियाँ प्रेग्नेंट नहीं हो रही, सारे पाकिस्तान के गायनी क्लिनिक, और एंड के ऊपर जी IVF होना है, आते हैं। ठीक है जी, हमारी आंखों के सामने हमारे मरीज, हम फैमिली फिजिशियंस हैं। मैं तीसरी नस्ल को देख रहा हूँ, मियाँ साहब चौथी पांचवी नस्ल को देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास सारे लोग आ रहे हैं। ठीक है जी, खवातीन हमारे सामने चीखती रहती हैं कि डॉक्टर साहब जोड़ों की दर्द नहीं जा रही। हम कहते हैं होती है इस उम्र में, फिर क्या हुआ, हेलो आर्टिफेन ले लो, डिक्लोरॉन ले लो, यही ट्रीटमेंट पैराडाइम है ना, और क्या। चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ग्रीन जो है वो इंसुलिन है, और ये जो येलो है ये ग्लूकोज है। होता क्या है, ये दो लाइनें हैं, ये स्टार्ट की लाइन है, ये पीक की लाइन है। ये है पीरियड इंसुलिन रेजिस्टेंस का। यानी ये आप देखें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन आपकी ऊपर गई है, लेकिन ग्लूकोज नॉर्मल है। यहां तक ये ग्लूकोज है ना, ये नॉर्मल है, लेकिन इंसुलिन देखें कहां चली गई। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे पहले आपके एडिपोज टिश्यू में शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है मसल्स की। अब मसल जो है वो 80% कंज्यूमर है आपके ग्लूकोज का, 80% ग्लूकोज आपके मसल्स लेते हैं। उसके बाद जाती है लिवर में, लिवर से ये फैलती हुई पैंक्रियाज में चली जाती है। जिस तरह से आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का नाम सुना हुआ है, देयर इज आल्सो नॉन अल्कोहलिक पैंक्रियाटिक लिवर डिजीज, जिसको सारी उम्र हमें यह पढ़ाया गया जी पैंक्रियाटिक बीटा सेल फेल हो जाते हैं। दे नेवर फेल, दे आर क्लॉग्ड बाय द फैट। इंसुलिन लगा लें जी, अब आपके बीटा सेल काम नहीं कर रहे। नो, बीटा सेल नेवर डाई। अगर बीटा सेल डाई हो गया तो फिर तो टाइप 1 हो गया, फिर टाइप 2 किधर रहा वो? नहीं, फिर तो टाइप 1 हो गया ना, फिर टाइप 2 किधर रहा वो? आपको जो मैंने शुरू में सवाल डाला था, अब आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे कि क्यों हम नीचे आने के बजाय ऊपर जा रहे हैं। ठीक है जी, अब कोई मुझसे ये पूछे कि जी आप ये क्या कह रहे हैं जी कि पैंक्रियाज फेल नहीं होता, और आप ये कह रहे हैं जी कि पैंक्रियाज फैट से क्लॉग हो जाता है, जबकि यूकेपीडीएस भी यही कहती थी कि जी 50% ऑफ द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स गॉन ऑन द डे ऑफ डायग्नोसिस, और हर साल 4 से 6% जाते हैं। तो आप यूकेपीडीएस को चैलेंज कर रहे हैं? यस आई एम। यूकेपीडीएस मेरे पैदा होने से पहले हुई थी, मुझे तो आज की बात करनी है। और अगर किसी को इसका एविडेंस चाहिए तो गूगल पे जाकर टाइप करें काउंटर पॉइंट स्टडी और पढ़ ले के जो कुछ मैं कह रहा हूँ। काउंटर पॉइंट स्टडी डॉक्टर टेलर ने 2012 में की थी, और उसने ये साबित किया था कि पैंक्रियाज जो है, और आज सारी दुनिया स्टडी को मानती है। सेकेंड पार्ट है क्रॉनिकली एलिवेटेड इंसुलिन विच इज कॉल्ड हाइपर इंसुलिनीमिया। दिस पार्ट इज द काज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीजेस जिनकी हमने बात की, वो इसकी वजह से हो रही हैं। हम सिर्फ यहीं फंस गए हुए हैं, शुगर पे, डायबिटीज पे। अब दो मैंने दिखाए थे बाप को, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपर इंसुलिनीमिया। अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज द नंबर 1 काज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी एंड PCOS आर द नंबर 1 काज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। जो पहला पोर्शन है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। कैसे? इंसुलिन कम्स एट द डोर ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स, knocks and causes the release of a substance called nitric oxide. Nitric oxide is a potent vasodilator and it causes the whole process. ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब वही इंसुलिन
एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर आ रही है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन रहा, तो ईडी होगी। ये पहला पोर्शन इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला। हाइपर इंसुलिनीमिया में क्या होता है? क्रॉनिकली एलिवेटेड इंसुलिन विच इज कॉल्ड हाइपर इंसुलिनीमिया इन फीमेल्स। पीसीओज कैसे होती हैं? आपका जितने भी आपके ईस्ट्रोजेंस हैं, देवर वंस टेस्टोस्टेरोन। ये सबको पता है कि टेस्टोस्टेरोन से सारे बनते हैं, और हर दफा आपके टेस्टिस और आपकी ओवरीज इस टेस्टोस्टेरोन को लेके उसको कन्वर्ट करते हैं ईस्ट्रोजन में। मेल कम करते हैं और फीमेल ज्यादा करती हैं, ऑब्वियसली करते दोनों ही हैं। लेकिन हाइपर इंसुलिनीमिया, और ये करते हैं थ्रू एन एंजाइम कॉल्ड एरोमाटेज। नाम सुना कभी? एरोमाटेज का नाम सुना? नहीं सुना। ये गायनिकोलॉजिस्टों ने भी नहीं सुना होगा। अच्छा, इसमें हमने एक पूरा सेशन पीसीओज का रखा है, एक पूरा सेशन। जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ा लेंगे ना, हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के अंदर पीसीओज गलत ट्रीट हो रही हैं। ठीक है? तो अभी आप ये समझ लें कि जो पहला पार्ट है उसका ये है, और जो सेकंड पार्ट है वो पीसीओज है। एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस के जब हम करेंगे इसको तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। एरोमाटेज की वजह से कन्वर्जन होती है। जब पीसीओज हो जाती है, इंसुलिन हाई होती है। इंसुलिन इज एन इनहिबिटर ऑफ द एरोमाटेज। एरोमाटेज को जब इनहिबिट कर देती है तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो जो आपके जो है टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट नहीं होता ईस्ट्रोजेंस के अंदर, या आपकी जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की मिकदार हाई रहती है ब्लड में, जिससे वो सारी हिर्सुटिज्म और ऑल दैट, वो सारे, और मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस एंड ऑल दैट सारा कुछ होता है। हम उस पर तफसील से एक पूरा मॉड्यूल करेंगे जी। अभी सिर्फ इतना याद रखें। अब काजेज क्या हैं जी, होती क्यों है इंसुलिन? नंबर 1 इज इन्फ्लामेशन। ये बात जहन में रखें। इन्फ्लामेशन की जब हम बात करते हैं तो बॉडी के अंदर मोटापा भी इन्फ्लामेटरी स्टेट है। आपके अंदर फैट सेल्स जो है अगर वो हाइपरट्रॉफिक हैं तो वो इन्फ्लामेटरी स्टेट है। लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि किसी भी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के दौरान, लाइक रूमेटाइड आर्थराइटिस, हम देखते हैं कि जैसे इन्फ्लामेशन बढ़ती है तो साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, एंड वाइस वर्सा। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। तो एक्टिव फेज जब भी किसी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का आएगा तो समझ जाएं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इसकी बढ़ रही है। इन्फ्लामेशन नंबर 1। नंबर 2 स्ट्रेस। स्ट्रेस के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मैनी लेते हैं। एक जो मैनी आपके जहन में फ़ौरन आता है वो अपनी जगह पे दुरुस्त है कि जी स्ट्रेस आजकल बड़ी है, परेशानी है, टेंशन है, वो दुरुस्त है। लेकिन स्ट्रेस से टेक्निकली मुराद ये होती है कि इट काजेज द राइज इन योर काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स लाइक एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, कॉर्टिसोल, ये बढ़ जाते हैं। हाँ जी, ये सारे बढ़ जाते हैं। और स्ट्रेस एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है। क्रॉनिक तो इन वजूहत से है। एक्यूट स्ट्रेस क्या है? इट हैज़ बीन पोस्टुलेटेड इन मैनी ऑफ द इंटरनेशनल स्टडीज दैट even a bare restless sleep of one night causes insulin resistance. इंसान को अल्लाह मियाँ ने सूरज गरूब होने के बाद सोने के लिए बनाया है। आज ये किस लिए बढ़ रही हैं? हम सारी रात तो मोबाइल में लगे रहते हैं। दिस इज द काज ऑफ एक्यूट स्ट्रेस। आल दो कि अगले दिन अल्लाह करे कि आप एक अच्छी नींद सो लें तो ये फौरन रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन हम सो कब रहे हैं मुझे बताइए ना। हम तो रोजाना ही, मेरा नहीं ख्याल है कौन एवरेज, मैं तो मियाँ साहब ने जो भी टच किया सुबह 4 बजे ऑनलाइन ही होंगे। नहीं, ये ताली आपने मियाँ साहब के लिए भी आई कि मेरे लिए, मैं भी तो ऑनलाइन, तभी पता चलता है। हमने आना है, हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्रेन पे आना, हमने आएगी। मैं बात उन लोगों की कर रहा हूं जो कि हमारे यंग जनरेशन है, जो कि टाइप 1 इनको अभी हो रहा है, फैटी लिवर डिजीज अभी हो रही है, सारी सारी रात तो मोबाइल पे रहते हैं बेचारे। ठीक है जी, बैटरी मुकनी नहीं तो जान छूटनी नहीं हो, नासर मदनी साहब कहते। चलें आगे जी, इंसुलिन इटसेल्फ। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है यार, इंसुलिन खुद इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे करती है? दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी।
इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूस स्टिमुलस ऑफ एनीथिंग कैन काज रेजिस्टेंस टू दैट थिंग। चलें पहले आसान तरीके से समझते हैं। आप किसी ऐसे कमरे को कभी खोले जो कभी आप मुद्दतों से नहीं खोला था और उसके अंदर कोई चूहा मर गया हुआ है, खोलते ही आपको अजीब सी, आप सिर्फ 5 मिनट वहां बैठ जाए, चूहा भी उधर या सब कुछ उधर है, आपको स्मेल आनी खत्म हो जाएगी, आपकी परसेप्शन खत्म हो जाएगी। क्या हुआ? कांस्टेंट स्टिमुलस आपको जो गया, अब आप रेजिस्टेंट हो गए हैं, वो हो या ना हो। ठीक है जी। मेरे पास जो भी है, अच्छा जी, ये हो गया। अब आपको उसकी स्मेल खत्म हो गई। हमने कितनी दवाइयां अपने हाथों से निकाली। टेट्रासाइक्लिन आज किधर है? एरिथ्रोमाइसिन आज किधर है? एम्पिक्लॉक्स एम्पिसिलिन किधर है? हमने कंटिन्यूस इनजुडिशियस यूज किया तो आज वो रेजिस्टेंट है सारी। और अनफॉर्चुनेटली अब हमारी सिप्रोज सारी रेजिस्टेंस हो रही हैं सारी। हाँ, आज अगर किसी बंदे को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड हो जाता है तो उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं। और हम जो जिस दवा से उसने ठीक होना है उसको हम नज़ले जुकाम पे जाया कर रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन को। हो रहा है ना? फिर हम कहते हैं जी हम गलत काम कौन से करते हैं। अच्छा जी, अब इंसुलिन चाहे अंदर से आए चाहे बाहर से आए, अब क्या हुआ कि हमने चूंकि ट्रेनिंग नहीं थी हमारे पास, यार इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम है क्या, और हम वी आर prone to look at the things through the lens of glucose only। 2 साल 3 साल बंदा आया, हमने कभी नहीं पूछा कि खाते क्या हो, कभी उसकी डाइटरी हैबिट्स नहीं पूछी, कभी उसके वेट रिडक्शन की बात ही नहीं की। हम तो हर दफ़ा उसका HbA1c और शुगर देखते हैं और उसकी दवा बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है जी। आखिरकार डॉक्टर साहब के पास अब कोई हल नहीं है अपनी इज्जत बचाने के लिए, कह रहा यार तू इंसुलिन पे जाएगा, तेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि हम सिर्फ शुगर के लेंस से देख रहे हैं। अब उनको ये डॉक्टर साहब को कोई ये बताए कि टाइप 2 पेशेंट इज ऑलरेडी स्विमिंग इन द सी ऑफ इंसुलिन, उसके अंदर तो पहले ही हाइपर इंसुलिनीमिया हुआ है। डज इट मेक एनी सेंस टू गिव एक्सोजिनस इंसुलिन इन अ पर्सन हु इज ऑलरेडी लिविंग विद हाइपर इंसुलिनीमिया? ये सारी खराबी की जड़ है। मेक सेंस? यार वो तो टाइप 2 वाला हाइपर इंसुलिनीमिया हमने देखा है, उसके अंदर तो इंसुलिन पहले ही ठाठे मारता हुआ समंदर है। अब आपने बाहर से भी देनी शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद फिर क्या होता है, 8 से 16, 16 से 20, 200 300 यूनिट पे पेशेंट हैं। दिस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्सोजिनस। तो इंसुलिन इटसेल्फ भी इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगी जब आप बाहर से देंगे, इसीलिए इसकी डोज आए दिन बढ़ती चली जाती है। एंड व्हेन यू यूज इंसुलिन इन टाइप 2 डायबिटीज you get a beautiful control of blood glucose level, but your chances of cardiovascular death increases 3-fold. Your chances of Alzheimer's disease or dementia increases 2-fold. Your risk of getting cancer increases 2-fold. It's a growth hormone. Insulin is a growth hormone. इसने ग्रोथ करनी है। जब आपके एंडोथेलियल सेल्स की ग्रोथ करेगी 200 यूनिट लगा के, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी। अगर कोई सजाद साहब माशाल्लाह इन्होंने रेडियोथेरेपी में काम किया है, अगर कोई कैंसर सेल्स डोरमेंट पड़े थे, आपने इंसुलिन देने की, क्या वो हार्मोन है, ठीक हो गया जी, कैंसर के चांसेस बढ़ गए। और डिमेंशिया कैसे होता है उसकी हम बात करेंगे, नई डिजीज़ है आप लोगों के लिए भी, लेकिन आपके घरों में कई बुजुर्ग आपको नजर आएंगे जो अपने इस तरह टीवी लाउंज में आके पूछते हैं यार मेरा कमरा किधर है। आते हैं हमारे पास पेशेंट, डिमेंशिया भूलने की बीमारी। टू मच कार्ब्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, हम जब तक जागते हैं तब तक खाते हैं, हम टाइम ही नहीं देते। सुबह उठते ही नाश्ता, हालांकि अल्लाह मियाँ ने रात को आपको जब सुला दिया था आपको 8 घंटे दिए जिसमें आपने कुछ नहीं खाया। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं आपकी इंसुलिन का लेवल नॉर्मल पे था, आपने उठते ही ले आया यार हलवा पूड़ी नहीं आई आज, नान चने किथे, ठीक है। और जो ज्यादा साहब लोग हैं, स्लाइस साथ उसके जैम ले आओ और ऑरेंज जूस का गिलास निकाल देना बेगम साहब, है बेहतरीन नाश्ता करने लगा। आपने जंप लगवाया, जैसे ही साहब
दफ्तर पहुंचे, अभी 2 घंटे गुजरे थे, चपरासी ने ला के चाय रख दी मीठी और साथ 2 बिस्किट रख दी। बातों से निपटे ही थे, लंच हो गया। लंच किया दबा के, घर आए तो शाम की चाय का टाइम था। बेगम ने फिर कुछ 2 समोसे तल के, नाल चाय नाल बिस्किट रखे, वो खाए। 2 घंटे बाद डिनर का टाइम हो गया। सोने की बजाय अब चूंकि मैंने मोबाइल करना है सारी रात, तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं सारी रात अगर जागूं तो खाऊं कुछ ना। फिर जब सब घर वाले सो जाएंगे फिर मैं किचन में जाऊंगा, फ्रिज में से जो हाथ लगेगा मैं खाऊंगा। वी आर नॉट गिविंग इवन अ सिंगल मोमेंट टू आवर बॉडीज टू ब्रिंग आवर इंसुलिन लेवल डाउन। हम तो जब आप खाते जाएंगे, इंसुलिन लेवल ने तो उसका काम है, उसका तो काम है जो आप खा रहे हैं उसको ठिकाने लगाना। क्या करेगी वो? तो सिर्फ टू मच कार्ब नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, कंज्यूमिंग ओमेगा रिच सीड्स। ये शाम को आता है ना, सूफी लिया तो बात बनी, कैनोला, सूरजमुखी, पहले सूफी लाऊंगी फिर दूसरा सूफी आजमाऊंगी, वो इस तरह के जो आते हैं इश्तिहार, तो ख़वातीन बड़ी मुतासर होती हैं उससे। ठीक है जी। तो ये सारे जितने भी सीड ऑयल्स हैं, अब मिसाल अब ये है कि ये नहीं खाना तो फिर क्या खाना है वो हम आगे देखेंगे। ये सारे दे आर केमिकल पॉइजन्स, दे आर ओमेगा रिच सीड ऑयल्स। सब कुछ ही बैन है। 4 घी आपके लिए सेफ़ है। चले ख़वातीन बैठी हुई हैं, 4 घी आपके लिए सेफ़ हैं। ट्रेडिशनल देसी घी अगर कहीं से मिल जाए, मक्खन, नारियल का तेल और सरसों का तेल, और गार्निश करने के लिए या ड्रेसिंग के लिए ऑलिव ऑयल। जी हाँ जी। डाइट कंटेन्ड इन 3 B's, बॉक्सेस, बारकोड एंड बैग्स। जिसके ऊपर बारकोड लगे हुए हैं ना, वो सारा प्रोसेस फूड है, जो आपको चीटोज, लेज, रांटी, स्टिंग, बैग्स एंड बॉक्सेस एंड बारकोड्स, जिन पे 3 B's वाले हैं वो सारे प्रोसेस्ड है। चलें जी, जो पहली 3 कॉजेज है उसको बोल्ड मैंने किया। दीज आर कार्ड वो उन लोगों के लिए जो कि आगे पढ़ना चाहते हैं। दीज आर द प्राइमरी काजेज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, और नीचे वाली 3 जो सेकेंडरी काजेज हैं। पहली 3 है। अब यहाँ पे बड़ा मजे का लतीफ़ है। पहली 3 को मैंने याद करने के लिए फार्मूला बनाया ISI, इन्फ्लेमेशन स्ट्रेस इंसुलिन। तो मैं पीसी में लेक्चर दे रहा था, तो चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर बिलाल मयूद्दीन साहब, जो कि इस वक्त चीफ हैं कार्डियोलॉजी के। तो एक डॉक्टर साहब ने उठ के मुझसे सवाल किया, कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये कैसे ठीक होगा? मैं कहा यार ISI को ठीक कर लो। बिलाल मयूद्दीन साहब कहते यार ISI कभी ठीक हुई नॉन पॉलिटिकल को सुनना ले यार, मैं डाला ही ना शाम। चल, तो ये ISI के नाम से मैंने याद रखा हुआ है, इन्फ्लेमेशन स्ट्रेस इंसुलिन। ये 3 बेसिक प्राइमरी काजेज हैं। ठीक है जी। क्लिनिकली डायग्नोज कैसे करना, बड़ा ही आसान है। मरीज आके बैठता पता चल जाता है। कैसे? पहली बात तो ये है यार, ये तो हमें ड्रामेबाजी है, मदारियों वाला हिसाब है कि बंदा बैठते ही पता चल जाता है। जब 88% लोग ही हैं ही इंसुलिन, हमने देखा नहीं अमेरिका का लिट, अगर 88% है ही तो बैठते वैसे ही पता चल जाता है। ये हाथ देखने वालों वाले जो नफ्सियात है, 88% लोग तो वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंट है, वो तो बैठे ही पता चल जाएगा। चले, तो वैसे टेक्निकली अगर कोई बंदा थोड़ा सा ओवरवेट है अपने हिसाब से और उसको साथ ब्लड प्रेशर है, तो बात खत्म हो गई, कुछ ना कराएं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है। जी क्या? अभी आप इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रही हैं ना, मैं उस पर आ रहा हूँ, फिर उधर बात करेंगे। अभी तो मैं क्लिनिकली डायग्नोसिस बता रहा हूँ कि बगैर लेबॉर्टरी के कैसे करना है। अगर एक बंदा अपने एज से, जो उसका जो आइडियल बॉडी वेट है, थोड़ा सा भी ओवरवेट है और हाइपरटेंसिव है, तो कुछ ना कराएं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ही है। हाइपरटेंशन इंसुलिन रेजिस्टेंस के बगैर कभी नहीं आती। थ्रू द लाम दो यार, उन्होंने की बुरा कर देते हैं। हाँ जी, बात करांगे। एक एथनोसिस नाइग्रिकेंस, ये तो मिलते हैं ना आपको, बच्चियां खसूसन हमारे पास आती हैं, उनके गर्दन के पीछे कभी देखें आप? ठीक है जी, आप देखें करके, आपको ज़्यादातर को मिलेगा आपको। हाँ जी,
नेल्स पे भी मिलेगा, फिंगर्स पे भी मिलेगा, लेकिन ये प्रोटोटिपिकल साइट्स ही हैं। तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस कितना आसान है यार, इसमें कौन सा मुश्किल है। Prodromes and statements. Someone in future will have diabetes. यस यस ऑफ कोर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो 8 की 8 डिजीजेस का कैंडिडेट है, जो मैंने शुरू में बात की। ये तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बता रहा है ना अभी, चाहे वो अभी डायबिटिक नहीं हुआ। ठीक हो गया जी, अब आगे चलते हैं जी, क्योंकि मेरे पास 15 मिनट और है बस। लैब वर्क हमने क्या कराना है, ये 4 टेस्ट करा लें, इसी में से सारा कुछ निकल आएगा। फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग इंसुलिन। अब इसमें भी कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं फास्टिंग इंसुलिन नहीं करानी। क्यों कंट्रोवर्सी है, बात करते हैं। अगर नहीं करानी तो सी पेप्टाइड लेवल करवा लें। सी पेप्टाइड लेवल इज अ मेजर ऑफ इंडोजिनस इंसुलिन प्रोडक्शन। ठीक है, और अगर आपका कोई बंदा पहले से बाहर से इंसुलिन ले रहा है तो फिर उसकी आपने इंसुलिन नहीं करानी, दैट विल हैव। अगर हम इंसुलिन लेवल और सिंपल ट्राइग्लिसराइड लेवल करवा लें दोनों में, सर आपको मैंने 4 टेस्ट बताए हैं ना, आप इसमें से रास्ता बना लीजिएगा। मैं बनाने लगा हूँ रास्ता। मैं चूंकि आपसे बिलोंग करता हूँ, आप में से मैं हूँ फैमिली मेडिसिन की प्रैक्टिस से, तो आप बिलीव करेंगे जो सवाल आपके जेहन में आना है ना, थोड़ा सा उसको जेहन में रख ले, आपको जवाब आगे मिलना ही मिलना उसका। मुझे पता है कि मैंने किस तरह से अपना मैसेज। ठीक है जी, आगे चले जी। ये हो गया फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। LFTs कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बहुत खूबसूरत सवाल। हाइपर इंसुलिनीमिया जब भी आपकी बॉडी में आना है, तो हाइपर इंसुलिनीमिया कैसे आया, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और बिंज ईटिंग से, ऐसे ही आया। जितने आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते जाते हैं वो बॉडी में जाके बहुत थोड़ी मिकदार लिवर के अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, बाकी सारी जो फैट लिवर के अंदर गई, जो लिवर को नहीं चाहिए थी, बॉडी ने अपना जो भी कार्बोहाइड्रेट हर सेल ने यूज कर लिया। तो उसके बाद चूंकि हमने कार्बोहाइड्रेट जू से बहुत ज्यादा खाए हुए हैं, तो बाकी के कार्बोहाइड्रेट्स किधर जाएंगे, वो जाएंगे लिवर के अंदर। नहीं समझ आई बात। जब आपने जितना कार्बोहाइड्रेट लिया है वो बॉडी के तमाम सेल्स ने जब यूज कर लिया, तो एक्स्ट्रा को किधर भेजेगी, वो भेजेगा टुवर्ड्स लिवर। लिवर के अंदर एक छोटा सा सेफ हाउस है जिसके अंदर वो थोड़ा सा डाल के उसको ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर लेता है, ताकि जब जरूरत पड़े तो ले ले। जो बाकी बच गया सरप्लस, दैट इज कन्वर्टेड इनटू फैट बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिनोवो लाइपोजेनेसिस। डिनोवो मींस न्यू, लाइपोजेनेसिस नई फैट उसने बना दी लिवर के अंदर। अब क्या हुआ, लिवर हो गया फैटी। जब फैटी लिवर होगा तो LFTs डी रेंज होंगे। कौन से ALT, AST, ALT is the ALT द परफेक्ट मार्कर, ओनली वन। लेकिन चूंकि ALT, हाँ हेपेटाइटिस सी में भी हम उसी और सर उधर ना जाएं अभी प्लीज, वायरोलॉजी में ना जाएं उधर। हम सी की तो बात ही नहीं कर रहे। उन्होंने ये सवाल किया था कि LFTs क्यों कराने हैं। मैं उनको इसलिए बता रहा हूं कि फैटी लिवर डिजीज जो होती है उसकी वजह से उसके LFTs, अगर ये मेरे पास, मैंने अब बताऊंगा, मैं आगे अपने लाइव केसेस डिस्कस करूंगा। एक बच्चा जिसको टाइप 2 कहा गया था, मैंने सिर्फ उसके LFTs कराए, 133 ALT आया। मैंने इंसुलिन बंद करके मेटफॉर्मिन पे डाला और आज वो बच्चे की ना सिर्फ इंसुलिन छूट चुकी है, वो किसी दवा पे भी नहीं है, इस परफेक्टली ऑलराइट। मैंने लिवर ठीक किया, सब कुछ ठीक हो गया। हमने फोकस किया ALT पे। ALT पे ठीक हो गया जी। ये 4 टेस्ट। अब इनकी इंटरप्रिटेशन ये है, फास्टिंग इंसुलिन अगर आपकी 10 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट से नीचे है तो अच्छी बात है, 10 से 15 है तो वार्निंग है, 15 से ज्यादा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कंफर्म्ड है। ठीक है, क्या है यूनिट, क्या है माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट्स। मियां साहब बड़ा सही साहब उस दिन सवाल कर रहे सन अफोस क्लब विच बैठ के। अब क्या होगा, कुछ लेबोरेटरीज आपको माइक्रो में नहीं देंगी, उनका यूनिट कुछ और होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हमारे पास मिली मोल में हम 18 से ज़रब दे देते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मिलीग्राम पर DL है तो हम उस पर प्रोन है, लेकिन जब कोई मिली मोल में लेके आता हम उसको 18 से ज़रब दे देते हैं। आप इंटरनेशनल यूनिट को ही जहन में रखें। लेकिन अगर कोई साहब आपके पास
पिकोमोल पर लीटर लेके आ जाए तो उसको 6.945 से डिवाइड कर दें तो वो निकल आएगा। ठीक है मियां साहब। और बाज का चुगताई वाले किसी वक्त उनके पास किट आती है 10 माइक्रो यूनिट वाली, इंटरनेशनल यूनिट वाली, कभी आ जाएगी पिकोमोल वाली। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। तो आपके पास जब भी पिकोमोल आए उसको डिवाइड करके उसी में कन्वर्ट कर लें और उसी 3 वैल्यूज को याद रखें जो ऊपर वाली हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ट्राइग्लिसराइड टू एचडीएल रेशो, दोनों को आपस में देख लें, ट्राइग्लिसराइड को डिवाइड करें एचडीएल के साथ। अगर 1.5 से नीचे आंसर आता है तो आप इंसुलिन सेंसिटिव हैं, 1.5 से अगर ये ऊपर आती है रेशो तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। ये आपको मिल गया लिपिड प्रोफाइल से। मिनिमम 8, मिनिमम, हाँ 8 से 12, 14 तक कहते हैं वैसे, लेकिन 8 से 12 घंटे मिनिमम 8 है। हाँ जी, वो इंसुलिन वालों की सारी इंटरप्रिटेशन जो वो आपने जो आगे उन्होंने नॉर्मल रेंज लैब्स ने दी हुई है उससे कभी कंफ्यूज नहीं होना। आपने इसको पैरामीटर को देखना है। वो तो 15 को भी नॉर्मल कह रहे हैं, 20 को भी नॉर्मल कह रहे हैं। हाँ, आपको आपने इन काट ऑफ वैल्यूज पे रहना है। आप छोड़ दे लैब वाले क्या कह रहे हैं। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उनके बाप को भी नहीं पता क्या होती है, वो अपने हिसाब से देखते हैं। अच्छा जी, होमा IR, ये ज़्यादातर आपकी जो रिसर्च है उसमें यूज़ होता है, लेकिन बड़ा यूज़फुल है। फास्टिंग ब्लड शुगर को मल्टीप्लाई करें इंसुलिन के साथ, वही माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट वाली 405 पे डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट है। तो ये उसकी नीचे इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है इस टेस्ट की। तो जो 4 टेस्ट बताए थे उनमें से आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसे निकालनी है। अस्सी यार वो देना ज़रा टिशू पे। आई हैव गॉट 10 more minutes टू फिनिश, और उसके बाद हमारी डिस्कशन होगी, क्योंकि आज हमने थोड़ा लेट शुरू किया था। ठीक हो गया जी, आगे चलूं। ऑलवेज रिमेंबर 40% ऑफ डायबिटिक्स हैड ए फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ऑफ लेस देन 110। डायबिटिक थे लेकिन फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग शुगर उनकी जो थी, ये कोई रिलायबल टेस्ट नहीं है जो कि ADNA में दिया हुआ है कि जी फास्टिंग शुगर चेक करें। 20% ऑफ डायबिटिक्स हैड ए फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ऑफ लेस देन 100। फास्टिंग शुगर के ऊपर नहीं आप कर सकते। 60% ऑफ इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस पेशेंट हैड ए फास्टिंग ग्लूकोज ऑफ लेस देन 100। तो ये फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ये तो हमें कोई इतनी 100 है, ADA का और एस का दोनों का सेम है, इसके पे कंसेंसस है। ठीक है जी। फास्टिंग ग्लूकोज इज हाईली इनएक्यूरेट एज इट मिसेस द मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स दैट नीड इंटरवेंशन। ये देख लें आप, 40% डायबिटिक्स हैड ए फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ऑफ लेस देन 110। आगे चलते हैं जी। ये हमें बात किसने बताई? अब यहाँ जो मैं आज से बात आपको जो आज बताने जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान में मैं अगर मोहतात अंदाजे के मुताबिक समझूँ किसी ने डिस्कस नहीं किया। द रीज़न बीइंग कि शायद बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता कि ये क्या डिस्कस होने जा रहा हो। और ये जो चीज़ है, आज आप ये समझ लें कि आज आपने यही कमाया है सारे केस में। इस बंदे की शक्ल देखें, कौन है ये? ही इज़ डॉक्टर जोसेफ क्रॉफ्ट, फादर ऑफ द इंसुलिन एसे। ये इतना जीनियस आदमी था, ये पिछले साल फौत हुआ है एट द एज ऑफ 96। ये इतना जीनियस था, इसने कहा यार तुम बेवकूफ़ लोग हो, हर वक्त ग्लूकोज मैयर करते रहते हो, और इंसुलिन किसने देखनी है? जो आज हम सारे जिसके लिए यहाँ पे आज इस ताज़ीती रेफरेंस में शामिल हुए हैं कि इंसुलिन को हमने, इस बंदे ने 1985 में क्राफ्ट टेस्ट हमें दिया था एक। ये बंदा कितना जीनियस होगा जिसने 1985 में ये देखा कि यार
खाली ग्लूकोज लेवल के साथ काम नहीं, इंसुलिन लेवल तो देखो जो असल बीमारियों की जड़ है। तो इसने जो टेस्ट उस वक्त डिवाइस किया दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेस्ट। और यहां से अंदाजा लगाइए कि की ओपिनियन लीडर्स क्या होते हैं, कौन से वो जीनियस हैं जिनको हमें रोल मॉडल समझना चाहिए और हम किन को रोल मॉडल समझते हैं। इसने क्राफ्ट टेस्ट जो डिवाइस किया 45,000 ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट विद इंसुलिन लेवल करने के बाद उसने ये टेस्ट डिवाइस किया। जरा नंबर तो काउंट करें, 45,000 ओरल जीटीटी विद इंसुलिन। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस तो मैडम हम सारी कराते हैं ना, इंसुलिन नहीं कभी कराया किसी ने। अच्छा, उसके बाद जब इसने ये डिवाइस किया तो इसने हमें 5 स्टेजेस दी, क्राफ्ट 1, क्राफ्ट 2, क्राफ्ट 3, क्राफ्ट 4, क्राफ्ट 5। ठीक है जी। अब आप ये देखें, क्राफ्ट 1 में पैटर्न ये आता है। उसने कहा है पहले समझ लें कैसे है। उसने वो जब इन्होंने ये क्राफ्ट टेस्ट डिवाइस किया ना, तो ये सुबह फास्टिंग बुलाते थे लोगों को, फास्टिंग इंसुलिन ली, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2, 3, 4, 5। ये एक पैटर्न है, हाइपोथेटिकल पैटर्न। उसके बाद आपने 2 और 3 आर वाली को प्लस करना है। नॉर्मल 60 होती है, अगर ये 60 से नीचे है तो आपका पेशेंट यू इंसुलिनीमिक है, उसमें हाइपर इंसुलिनीमिया नहीं है। ये है क्राफ्ट 1। समझ आ गई जी? वो उसने ज्यादा किया इस ये देखने के लिए, जरूरत नहीं है हमें यहां तक ही रहना है जब हम खुद करें। तो उसने ये साबित करने के लिए कि इन लोगों के अंदर तकरीबन इंसुलिन 4 या 5 घंटे के बाद बेसलाइन पे आ रही है, उसके करीब करीब। लेकिन हमने, क्योंकि हमारा काम जो है वो इस और इससे चल रहा है, तो इनको जमा करना है हमने। 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज पिलाना है और उसके बाद जैसे करना उसके साथ इंसुलिन भी करनी है। तो ये इंसुलिन के लेवल्स आ रहे हैं, ग्लूकोज को हम टच नहीं कर रहे हैं। ये क्राफ्ट 2 है जी, 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज। ठीक है जी। अब इसमें पैटर्न क्या है ये देख लें। ये है 2 और 3 घंटे पे 126 आ रही है, नॉर्मल 60 होती है। 44% ऑफ नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हैड दिस पैटर्न। आपने इंसुलिन नहीं थी की है, आपने सिर्फ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया था। 44% हाइपर इंसुलिनीमिक थे। आप तो ग्लूकोज देख के खुश हो गए कि ये तो नॉर्मल है। 27% ऑफ इंपेयर ग्लूकोज टॉलरेंस हैड दिस पैटर्न। पेशेंट हाइपर इंसुलिनीमिया के साथ है, हम सिर्फ ग्लूकोज पे नजर रख के बैठे हुए हैं। 8% डायबिटिक पेशेंट हैड दिस पैटर्न। बस इसको ऐसे देखते जाए जल्दी खत्म करने के लिए। अब यहां पे क्या हुआ, पैटर्न 3 में 213 माइक्रो यूनिट पे इंसुलिन है। ठीक है। 24% ऑफ नॉर्मल जीटीटी हैड दिस पैटर्न। इंसुलिन देखे कहां गई हुई है, 60 से 214। 58% ऑफ इंपेयर्ड जीटीटी हैड दिस पैटर्न और 66% ऑफ डायबिटिक पेशेंट हैड दिस पैटर्न। अब जैसे जैसे क्राफ्ट टेस्ट बढ़ता जा रहा है, डायग्नोसिस डायबिटीज़ की तरफ हम जाते जा रहे हैं। क्राफ्ट 3 के बाद आप क्राफ्ट 4 देख लें, ये पैटर्न है। यहाँ पे इंसुलिन लेवल 320 पे जा चुका है एंड 6% ऑफ नॉर्मल ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, 10% ऑफ इम्पेयर्ड, 16% ऑफ डायबिटिक्स। और क्राफ्ट 5 का ऊपर आके तो यहाँ पे तो आप समझ लें बेड़े गर्क हो गए। अब इस बंदे के अंदर कख भी नहीं बचा। अब क्या हुआ है, इंसुलिन लेवल तो बहुत ही नीचे चला गया। ठीक हो गया जी। हाँ, रीजन वही जो कहते थे, जिसकी बुनियाद पे वो कहते थे जी पैंक्रियाटिक बीटा सेल अब फेल हो गए हैं। ये जो मुरवजा थ्योरी थी, हम ये कहते हैं कि वो फेल नहीं हुए थे, उनके अंदर जाके फैट घुसी हुई थी, उनका फंक्शन स्लो हो गया हुआ था। अब इंसुलिन की सिक्रीटरी कैपेसिटी खराब हो गई है, इंसुलिन की प्रोडक्शन खराब नहीं हुई। अच्छा, अब हमने इसको आसान कर लिया। 2018 में प्रोफेसर बेंजामिन बिकमैन ने कहा यार इसको हम ऐसे करते हैं, एनए टेस्ट कौन करेगा, सिर्फ 2 कर लिया करो। ये सेम है, वही है। इसको मॉडिफाई किया गया 2018 में। इस किताब में बेंजामिन बिकमैन ने अपनी बेस्ट सेलर है अमेरिका की मेडिकल बुक
इसको अवार्ड मिल चुका है, उसने कहा कि यार इस तरह से कर लिया करो कि एक तुम फास्टिंग कर लो और डिज़ायरेबल इतना है फास्टिंग पे, अगर इससे ज़्यादा है तो काम ख़राब है, और एक तुम 2 घंटे बाद कर लिया करो बस, और उसकी कट ऑफ ये है, अगर 30 से नीचे है तो ठीक है, अगर इससे ऊपर है तो इंसुलिन से 2 कर लिया करो बस खाली, तो इसको आसान कर लो। तो हम इसको कह सकते हैं मॉडिफाइड क्राफ्ट टेस्ट। कितना आसान हो गया काम। ठीक हो गया जी। चले जी, अब इतना सारा कुछ आपने आज लर्न कर लिया, अब आपने अपने आप से ये सवाल करने हैं 6। डू यू हैव हाई ब्लड प्रेशर? डू यू हैव हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स? डू यू हैव ए फैमिली मेंबर विद टाइप 2 डायबिटीज? डू यू हैव हैड गेस्टेशनल डायबिटीज और PCOS फॉर वुमेन और erectile dysfunction for men? डू यू हैव ए फैटी लिवर? एंड डू यू हैव ए स्किन टैग? ठीक है, अगर इसमें से आपका 2 सवालों के जवाब यस है तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है। तो 80% एवे तो नहीं आया भाई जान। हाँ I am not diabetic, I am not hypertensive, I have no problem. Yes. I am 71 year old. हाँ तो ओ भाईजान सर एक मिनट जवाब, और सर जवाब सुन लो ना, जवाब सुन लो पायन, बाकी 12% भी देगे ना। ठीक हो गया जी, ये है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अपने ईमान से बताइए था, ये चीज़ें पहले पता थी हमें? सही, थैंक यू वेरी मच। अब ओपन हाउस डिस्कशन थैंक यू वेरी मच फॉर आवर ऑनलाइन फ्रेंड्स। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हों तो आप आसिफ से मेरा ईमेल आईडी भी ले सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, एंड आई एम हेयर टू आंसर एवरी क्वेश्चन व्हाट्सोएवर ऑन योर पार्ट। जो लोग दूर बैठे हैं वो हमसे अपना क्वेश्चन मेल के ज़रिए और किसी तरह से भी पोस्ट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पार्टिसिपेशन एंड टाइम।